Hello and good evening to everybody. Let us now start with the next topic, the very interesting one, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा जो वनर्स थ्योरी था उसमें मैंने कहा कि अपन ने खूब सारी चीज़ सीख ली, लेकिन वो सारी चीज़ें सीखी हुई पहले से थी, ठीक है ना। हमने कुछ बहुत नया कुछ डिस्कवर नहीं किया वहाँ पर, बट ये इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन दोनों में ही नया पढ़ने को काफ़ी कुछ है। लेट अस गेट स्टार्टेड, और उसको बहुत ढंग से करना है। कोई भी ये ना समझे कि ये तो हमारे को आता है, पढ़ा हुआ है। नहीं, गलतियां हो जाती हैं बेटा, कहीं पता नहीं चलता है कि कहाँ गलती हो जाए। एक एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है ढंग से। सबसे पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से है, क्या है, उसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट ये कहता है कि जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि मेटल कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, ये यूं कहें कि मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। तो आप सब जानते हैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग से हमने पढ़ा हुआ है कि कोई एलिमेंट अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो लीनियर रहेगा, 3 बनाता है तो ट्रायगोनल प्लेनर। बस वही पहला पॉइंट है इसका। ये बोलता है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लग जाएगा। जैसे Ml2 टाइप का है, M से 2 L जुड़े हुए हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब Ml2 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो आंसर है लीनियर, ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ मैंने लीनियर लिख दिया। अब जब लीनियर होता है तो हाइब्रिडेशन sp होता है, तो हाइब्रिडेशन sp है। डी यूज नहीं की, डी यूज लिखा मैंने, डी यूज तो हुआ नहीं इसके अंदर कोई भी, तो मैंने डैश कर दिया, मतलब नहीं हुए हैं। जब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो Ml3 है, ठीक है ना, Ml3 है। यहाँ पर है ट्रायगोनल प्लेनर, और यहाँ पर है sp2, और यहाँ पर डी यूज्ड कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं बेटा Ml3 का मतलब M सेंटर में है और 3 लिगेंड्स हैं, तो उनको अगर अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करना है तो ट्रायगोनल प्लेनर आना पड़ेगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे और d ऑर्बिटल यूज नहीं आएंगे। 4 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बेटा, देखो ये 4, ये 4 को मैंने 2 जगह लिखा है। कुछ लोग सोचते हैं गलती से लिख दिया, क्लास में तो लोग बोल ही देते हैं कि सर आपने ये 2 3 4 4 5 6 में 2 गिनती में गलती कर दी है ना। वो गलती नहीं है, वो गलती लगती है लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने 4 तो जानबूझ के लिखा है। 4 एक बार तो लिखा मैंने टेट्राहेड्रल के लिए कि स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब ये बड़ी समस्या है बेटा कि हमें कब पता चलेगा कि अगर कोई Ml4 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, Ml4, वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। डिपेंड करता है इस बात पर कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या dsp2 है। dsp2 अगर है, इसका मतलब ये कि उसको हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार हम सोच सकते हैं कि उसका स्क्वायर प्लेनर शेप है, और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन को देखकर अनुमान लगाना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। ये जो यहाँ पर तो डी यूज नहीं हुआ, और ये जो डी यूज होता है बेटा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर आप बोलेंगे क्यों बेटा, स्क्वायर प्लेनर में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया था कि स्क्वायर प्लेनर है ना, कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाने के लिए अगर डी यूज करना है तो डी कौन सा यूज में आएगा, वो जो कि एक्स और वाई प्लेन में है और एक्सिस के ऊपर है, वो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा आपको याद होगा, मैंने पहले बता रखा है, नहीं तो अभी उस केमिकल बॉन्डिंग में जाके कंफर्म कीजिएगा। Ml5 is trigonal bipyramidal. You must all know it is sp3d और dsp3। अगर आप बोलोगे कि सर ये sp3d या dsp3 लिखने का क्या फंडा है, तो मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पे जो d काम आता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, dz स्क्वायर। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो चुका है। Ml6 इट इज अ मोस्ट फंडामेंटल मान सकते हैं या मोस्ट अक्रिंग मान सकते हैं। सबसे ज्यादा तरह के जो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको ये Ml6 टाइप में मिलेंगे, स्क्वायर बाइपिरामिडल यानी कि ऑक्टाहेड्रल। आप सब जानते हैं बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रिपल्शंस मैनेज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें उसको ऑक्टाहेड्रल शेप में लाना पड़ेगा। और ऐसा होने पर हाइब्रिडेशन क्या लेंगे, या तो d2sp3 या sp3d2। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d2sp3 एंड sp3d2 विल बी क्लैरिफाइड टू यू। इसमें जो d काम आएगा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर काम आता है। अच्छी बात देखने लायक ये है कि इन तीनों में जो d काम आ रहा है बेटा वो स्क्वायर वाला आ रहा है। इसका मतलब ये कि d एक्सिस वाला काम आ रहा है। जब dsp2 था तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dsp3 था तो dz स्क्वायर, और जब sp3d2 या d2sp3 था तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट। तो कुल मिलाकर वीबीटी का पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते समय मेटल के आसपास जो लिगेंड जमा होते हैं उनकी ज्योमेट्री और मेटल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपाउंड लेता हूं मैं, NiEN2Cl2, NiEN2Cl2। देखो ऐसे मैंने बोल दिया, कोई सोच के नहीं आया था मैं कि हाँ जी क्वेश्चन पूछूंगा। NiEN2Cl2। अब इसका स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछे तो आपको तुरंत बोल देना ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि निकल
निकल के बॉन्ड कितने बने हुए बेटा, ये बाइडेंटेट है तो ये बाइडेंटेट वाले दो हैं तो 4 बॉन्ड तो ये बना रहे हैं और 2 ये बना रहा है 6, और अगर 6 बन रहा है तो ऑक्टाहेड्रल तो हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये कई सारे कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से अनुमान लगाना है। कभी भी किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखे मतलब वो लीनियर है। जैसे आपने मेटलर्जी में कॉम्प्लेक्स किया होगा NaAgCN2 सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, तो NaAgCN2 इज लीनियर कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि Ag के पास 2 साइनाइड है तो लीनियर ही तो रहेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो सके, तो उसका हाइब्रिडेशन sp होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें करने से काफी सारी आसानी हो जाती है कि हमें पता लगने जाता है कि अच्छा दुनिया को कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके लिए कुछ थ्योरी की अपने को जरूरत नहीं, सीधा सीधा अपने को दिमाग से कॉमन सेंस से निकाल लेना है। फिर अपने पास आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। ये SL लिखा है मैंने तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, और WL लिखा है मतलब वीक लिगेंड है। SL और WL स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड में क्या अंतर होता है वो हमको देखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब यूं समझ लो कि जो कि मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करेंगे, उसको ज्यादा अप्रोच करेंगे, उसके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपल्शन देंगे, ये सब कुछ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैं सबसे पहले जो मैंने देखा है कॉमन सी बात देखी वो ये कि कार्बन और नाइट्रोजन वाले डोनर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, और ऑक्सीजन और पीछे वाले इसके अलावा बाकी सारी जितने भी है ना जमघट है वो सारी की सारी वीक लिगेंड में आप ले सकते हो। यानी आपको अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का क्वेश्चन आ जाए तो C नॉक्स याद रखो। C नॉक्स में CNOX CN वाले जो डोनर होंगे, कार्बन से संबंधित डोनर CO है, साइनाइड है, नाइट्रोजन से संबंधित है अमोनिया EN PN TN EDT है वगैरह वगैरह। तो ये इनको लेना आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, और वीक लिगेंड्स में लेना ऑक्सीजन हैलोजेंस जैसे लिगेंड्स को। सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड होते क्या है, तो एग्जांपल की तो समझेंगे, लेकिन यहाँ देखो कैन पेयर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन से रिक्वायर्ड, मैं सारा समझाऊंगा। ये डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की क्षमता रखते हैं, जो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा ये डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की क्षमता रखते हैं। अब डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की क्षमता रखते हैं, इसका मतलब क्या है वो एग्जांपल सीखेंगे। यहाँ पर आ रहा है आपके सामने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये देखो बेटा जबरदस्त एग्जांपल है FeF6-3। अब मुझको बताओ FeF6-3 बना कैसे होगा, किसने किस पे अटैक किया होगा? तो आंसर है ये 6F- है जो है उन्होंने आयरन पे अटैक किया होगा। आयरन यहाँ पे मेटल है, मेटल आयन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आ रही है, जिसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एक Fe3+ पे 6F- ने अटैक किया है। और अभी मैं C नॉक्स की थ्योरी से बता चुका हूं कि हैलाइड आयंस वीक लिगेंड है, तो इसको मैंने वीक लिगेंड लिख दिया है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो क्या करता ये भी मैं बताऊंगा। पहले अपन वीक लिगेंड मान के चलते हैं इसको कि वीक लिगेंड है तो क्या है। इसका कॉन्फिगरेशन जो है वो है 3d6 फेरिक का है, 3d5 4s0 4p0 4d0 मैंने बना दिया है, 3d5 4s0 4p0 4d0। अब ये जो फेरिक आयन है इसको इनवाइट करना है 6F- को, इस पे 6F- अटैक कर रहे हैं, और जब 6F- अटैक करेंगे तो उनको 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली, बिकॉज ईच लिगेंड will donate 1 lone pair, and to accommodate 1 lone pair it requires 1 empty orbital. Metal ion require 1 empty orbital for each lone pair, right? So now since there are 6F-, so there are 6 lone pairs which are coming from the ligands point of view. तो ligands की तरफ से आने वाले जो lone pair की संख्या है वो 6 है, इसलिए इनको 6 खाली रखने पड़ेंगे। अब 6 खाली कौन से रख रहा है वो गिनती करो, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सबके नाम लूं तो sp3d2 sp3d2, ये इसका हाइब्रिडेशन हो गया। हाँ अगर अंदर वाला डी काम आता, ये वाला डी काम आते तो होता d2 sp3 हाइब्रिडेशन। अब बताओ आपके नजर में अंदर वाला डी बढ़िया है या बाहर वाला डी बढ़िया है? अब आप बोलोगे सर ये बढ़िया का मतलब क्या है? कोई जलेबी थोड़ी ना है जो ऐसा देखकर बताएं या चक्कर बताएं कि कम मीठी है या ज्यादा मीठी है या अच्छी सिकी हुई है बेकार सिकी हुई है, वो थोड़ी ना। ये तो ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल्स में अच्छे या बुरे की पहचान क्या है? तो यहां पर मतलब है अच्छे या बुरे का एनर्जी से, स्टेबिलिटी से। जिसकी लो एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। जी हाँ बेटा ये वाले ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये अंदर के डी ऑर्बिटल्स है और इसलिए इनर डी वाले की एनर्जी कम होती है, वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए कोई भी लिगेंड क्या चाहेगा बेटा कि उसको अंदर जगह मिल जाए। इस F- ने देखा, सुनना ध्यान से बेटा, इस F- ने देखा कि अरे बाप रे यहाँ तो ये पहले से ही है ना लोग हैं यहाँ पर, हम तो यहाँ पर एकोमोडेट हो नहीं पाएंगे, इसलिए उसने कहा चलो अपन तो भारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अगर यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता बेटा तो क्या करता मालूम है? वो बोलता कि भैया ऐसा कैसा है, हम तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनको बोलो थोड़ा सा खिसक जाए उधर, जगह बनाए हमारे लिए।
लेकिन उस जगह बनाने में थोड़ी सी रिपल्शन होंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे बेटा तो रिपल्शन करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करके उनको फिर भी पेयर अप करवा देगा। इस बात को बोलते हैं पेयरिंग कैपेसिटी। तो ये पेयरिंग कैपेसिटी किसके पास है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास है, वीक लिगेंड के पास? तो आंसर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कि ये पावर है कि वो जब चाहे, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर वो पेयरिंग करने के लिए कह सकता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब रिक्वायरमेंट हो तो ही पेयरिंग करवाएं, और जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी पेयरिंग करवाएं। एक्सेस पेयरिंग करवाना एक खर्चा बढ़ाने की तरह है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले दिखेगा कि कितने से काम चल जाएगा। मान लीजिए ये 6 की 6 F माइनस स्ट्रॉन्ग होते, तो बताओ 6 की 6 स्ट्रॉन्ग होते तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन लेना चाहते हैं? D2 sp3 या sp3 D2? तो जवाब है D2 sp3 लेना चाहते। उसके लिए कितने डी खाली कराने होते हैं इनको? तो जवाब है 2। तो ये इसको परेशान नहीं करते, सिर्फ 2 को परेशान करेंगे और ये खाली करा लेंगे। एक बहुत अच्छा मैं एक पूछता क्वेश्चन आपसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अभी तो यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, D4 ही होता। अब बताओ कितने खाली दिख रहे हैं आपको? अंदर वाले डी में कितने खाली दिख रहे हैं? तो जवाब है 1, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो ये खाली होगा ना बेटा। अब कितने और खाली कराने हैं? तो जवाब है 1 और खाली करवाना है। तो बस अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो बस वो एक ही कोई खाली करवाएगा, क्योंकि एक तो खाली है। कुछ लोग सोचते हैं, पता नहीं कहां से क्या क्या पढ़ लेते हैं, सोचते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सर पास ताकत होती है, उसके बाद एक जादुई ताकत होती है कि वो क्या करेगा, जब भी आएगा तो अंदर ऐसी छड़ी घुमाएगा और वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ये सारी बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करवाएगा, जब जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतनी ही पेयरिंग करवाएगा। लेकिन वीक में ऐसी क्षमता नहीं होती है। वीक बोलता है भैया ऐसा है कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप आराम से रहें, आप आराम से अंदर रहें। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा आपको हमारे लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी जगह खुद बना लेंगे, लेकिन वो बनाएंगे बाहर। ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में। अभी क्या हो गया बेटा? sp3d2 बोलेंगे। अब sp3d2 है, अब इसको डी बाहर वाला ही अंदर वाला है, तो बाहर वाला, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम रख दिया गया है आउटर डी कॉम्प्लेक्स। आउटर डी तब बोलना जब डी बाहर का काम आए, तो उसको बोलेंगे आउटर डी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक, बताओ ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में ढेर सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें होती है और ज्यादा होती है, ज्यादा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक। हाई स्पिन, इसको बोलते हैं हाई स्पिन। अगर इसमें ये पेयरिंग नहीं हो पाई है तो इसको बोलते हैं हाई स्पिन, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पिन का होता है, सबकी स्पिन सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगी। नेट स्पिन इसकी 2.5 आ रही है, एक की स्पिन हाफ होती है तो हाफ हाफ मिला के 2.5 आ रही है। अगर सब भरे हुए होते हैं तो स्पिन आती 0, तो वो लो स्पिन हो जाता। तो सारे अगर पेयर हो रखे हैं या मैक्सिमम पेयर हो रखे हैं, यानी डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो उनको लो स्पिन बोलना है, ऐसे को बोलना है हाई स्पिन। एक और होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है मैग्नेटिज्म से, और वो निकलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, और वो फॉर्मूला ये है यहां पर अगर एन की वैल्यू अगर अपने को मालूम है तो एन की वैल्यू मालूम है तो अपने को म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमेशा आप एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि एन की वैल्यू कुछ भी रखने से म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो एन की वैल्यू पॉइंट समथिंग आ रही है। जैसे एन की वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मूले से म्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है 3 पॉइंट समथिंग। इसका उल्टा बहुत जबरदस्त है। किसी का म्यू होगा, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे को मालूम है, उसमें एक का म्यू दे रखा है 5.89 या 5.94 ऐसा कुछ दे रखा है। म्यू दे रखा है तो उससे किसका अनुमान लग जाएगा? एन का। अप्रोक्सीमेट पता चलेगा ये एग्जैक्ट, तो जवाब है एग्जैक्ट, क्योंकि 5.94 का जो फर्स्ट नंबर है वो तो एग्जैक्ट 5 है ना बेटा। हाँ, और वैसे अप्रोक्सीमेट पता लगता है, एन की वैल्यू दी हुई है और म्यू निकालना हो तो अप्रोक्सीमेट पता लगता है, लेकिन उल्टा है तो एग्जैक्ट पता लग जाता है। ये सबसे जोरदार बात है इसके बारे में। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन इसकी करने से हमारा समय काफी बच सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, राइट? तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट केस, एक और जबरदस्त केस है। Fe2+ या Fe2+ है 6 साइनाइड। पहले तो बताओ साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो जवाब है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें कार्बन डोनर है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख दिया मैंने। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की आदत है पेयरिंग करवाना या कैपेसिटी है? तो आंसर है कैपेसिटी। उसके पास ताकत है कि वो अगर चाहे तो पेयर करवाए, अगर जरूरत है तो पेयर करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। ये देखो बेटा, ये रहा
3d6, अब 3d6 कैसा होता है बेटा? 3d6 बना के देखते हैं, कहां गया पेन, ये रहा। 3d6 बना के देखते हैं, ये देखो ये रहा 3d6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 ऐसा होता है। और 4s तो खाली पड़ा है, 4p 4d खाली पड़ा है, कितने साइनेड है? 6, और 6 को हाइब्रिडेशन कौन सा चाहिए? d2sp3 या sp3d2, तो इनकी हार्दिक इच्छा तो है d2sp3, अंदर 2 d खाली मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो देखो क्या होगा कि ये साइनेड सोचेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो यह काम बन जाएगा, 2 डी खाली हो जाएंगे। और ऐसा ही किया, देखो पेयरिंग अकर्स बिकॉज लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग करवा दी लिगेंड ने भाई साहब, और 2 खाली ऑर्बिटल छोड़ दिए। ये है डी, ये है 4s, ये है 4p, और आगे 4d लिखना चाहो तो लिख दो, जिनको समय वेस्ट करना है वो लिख दो, और जिनको समय वेस्ट नहीं करना है वो ऐसे समझ जाओ, ठीक है ना। तो ये हो गया d2sp3, 6 साइनेड आयंस आ गए। हाइब्रिडेशन क्या बना बेटा? d2sp3। इस बार इसको इनर डी कहें या आउटर डी कहें, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर के डी काम आए हैं, बाहर का डी काम में नहीं आया है। ये वाला डी का अलग क्वांटम नंबर अलग है बेटा। जब बाहर वाला डी लिखा होता है क्वांटम नंबर से, मान लो ये बाहर वाला डी है, इसका क्वांटम नंबर देखो 4 4 4, तो बाहर वाले डी का क्वांटम नंबर सेम होता है, लेकिन अंदर वाले डी का क्वांटम नंबर एक कम होता है। तो कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ डिफरेंट क्वांटम नंबर, ऐसे करके, किसका हाइब्रिडेशन डिफरेंट क्वांटम नंबर के डी से बना हुआ है, ऐसा। तो जब डी पहले हो तो डिफरेंट क्वांटम नंबर है, जब डी बाद में लिखा हो तो सेम क्वांटम नंबर है, राइट। चलो, लो स्पिन तो हो गई होगा। डायमैग्नेटिक, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक म्यू बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होगा, पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा, तो म्यू बराबर 0 आ गया। ये मेरा मन पसंद है, मतलब ये हो सकता है कि आप जब जिस साल भी ये वीडियो देख रहे हो उस साल आपका नीट हुआ तो उस साल ही नीट में आ सकता है ये, है ना। मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। हियर द mn is 3+, mn 3+ is 3d4, 4s0, 4p0, 4d0, 6 cyanide are attacking. Now d4 कॉम्प्लिकेशन is there। अब d4 कॉम्प्लिकेशन कैसे होती है बेटा? d4 ऐसी होती है, ये देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक है, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लिखा नहीं है तो अब लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाएगा तो करवाएगा। अब कुछ लोग जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड को पेयरिंग ऐसे करवाते हैं, ये इसको यहां भेज देते हैं और इसको भी यहां भेज देते हैं, बिना बात ही। जब 2 ही डी चाहिए उसको, बिकॉज देयर आर 6 साइनेडाइंस को कितने डी चाहिए? 2 डी चाहिए, और 2 डी चाहिए, तो फिर हम इतनों को परेशान क्यों करें? तो सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका ये है सिर्फ एक को परेशान किया जाए और 2 को अपनी जिंदगी जीने दी जाए, 2 ऑर्बिटल खाली कर दिए जाए, अब ये हो जाएगा d2sp3। ये अभी भी पार्शियली पैरामैग्नेटिक है, तो कोई बात नहीं, पैरामैग्नेटिज्म से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई नफरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं इसकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये बच कैसे गया पैरामैग्नेटिक, अरे नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स भी पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, जैसे ये है। मैं बोलूंगा पैरामैग्नेटिक, तो मैंने बोल दिया पैरामैग्नेटिक। हाँ, ये उससे कम पैरामैग्नेटिक है जो ये तब होता जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता तो पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू ज्यादा होती, म्यू ज्यादा आता, लेकिन अब म्यू कम आ रहा है। लेकिन एनीवेज ये इस प्रकार से होगा। हाइब्रिडेशन d2sp3 है, अंदर का d यूज हुआ है तो इनर d है। पैरामैग्नेटिक मैंने बता ही दिया है, n बराबर 2, n यहां बोलता हूं अनइम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। मैक्सिमम लोग, मैं जब इसका क्वेश्चन पूछता हूं बेटा क्लास में, एग्जाम में, क्विज में वगैरह खूब सारे तरह से, तो हर बार बच्चों का एक ही जवाब, n बराबर 0। और मतलब बहुत गर्व के साथ, तन मन धन के साथ, पूरा दिमाग की शक्ति यूज करने के बाद ये बोलते हैं, जबकि क्लास में बता दिया होता है कि बोलना मत। इसलिए ध्यान रखना बेटा, इस पॉइंट को लोग भूल जाते हैं। म्यू बराबर 2 पॉइंट समथिंग, जैसे कि मैंने कहा था, n मालूम हो तो म्यू जो है 2 पॉइंट, मतलब जो भी n है उसका पॉइंट समथिंग होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। सो दिस वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। बेटा इन एग्जाम्पल्स में मैं एक बात मांग के चल रहा हूं कि आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है। बाय द वे किसी को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती हो, बाय द वे बोल रहा हूं, किसी को नहीं आती हो, तो मैं एक फटाफट एक तरीका बताता हूं आपको। देखो, मैं मांग के चलो कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी को नहीं आती है। अपन को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इसके SCTIVCR MN FECONICUNZN। आप मुझको सिर्फ इतना सा बताओ, हमें अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डी ब्लॉक के मेटल्स कर रहे हैं, आयंस कर रहे हैं, तो जवाब है आयंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें आयंस की जरूरत पड़ेगी और आयंस के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी।
अब अगर आपको कॉम्बिनेशन फटाफट करना है, कुछ लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि डी ब्लॉक तो बहुत जबरदस्त है, रटना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके कॉम्बिनेशन याद होते हैं। ये सब बेकार फिजूल की बात है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अगर आयंस के कॉम्बिनेशन निकालने हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये सबका जो कॉम्बिना, ये सबके जो है आयंस, वो सबसे कॉमन स्टेट है +2। इस कैडमियम तो हालांकि +2 एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन मान लो ये भी कर रहा है, सपोज कर रहा है, तो +2 +2 +2 सबका कर दो, +2 +2 +2 +2। अब आप घर पे जाके देखना बेटा, और ये +2, जिंक भी +2। अब घर पे जाके देखना, एक बहुत जबरदस्त बात देखोगे कि इसका +2 जो है वो आएगा 3D1, इसका आएगा 3D2, इसका आएगा 3D3, इसका आएगा 3D5। ऐसा मैं जानता हूं कुछ लोग बोल देंगे जो कि ज्यादा समझदार बनते हैं, लेकिन होते नहीं, क्योंकि ये 3D5 क्रोमियम मेटल होता है, लेकिन अभी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 3D3 के बाद क्या आएगा 4, तो ये 4 ही होगा, ये 5 आएगा 5 ही होगा, ये 6 होगा तो 6 ही होगा, ये 7 ही होगा, ये 8 ही होगा, ये 9 ही होगा, और ये 10 ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि डी ब्लॉक में आयंस की कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉन एक्सेप्शनल है। ये बात का फायदा उठाओ बेटा, किताबों में ये बात नहीं मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैं ये इतना क्या बोलते हैं एम्फेसिस होके तब बोलता हूं जब मैं जानता हूं कि बेटा उस बात पे खूब सारी बातें डिपेंड करती हैं। वो इंसान जिसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना फटाफट आता है, वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके वीबीटी का जवाब दे देगा बेटा। वीबीटी का हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, आईआईटी में भी फिक्स है, नीट में फिक्स है, और जवाब वो बहुत जल्दी दे देते हैं बेटा जिनके दिमाग में कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती है। यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज +2, मैंगनीज मतलब क्या बोलते हैं 5वें नंबर पे, 5वें नंबर का मतलब D5 कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये D5 तब है जब वो +2 में है। अगर +3 में होगा तो एक कम कर दो, कम कर रहा तो आपको आता ही होगा बेटा। +2 से +3 में जाओगे तो एक कम करोगे ना। तो अगर मैं इनका सबका +3 लिखूंगा तो इसका हो जाएगा 3D0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनतियां आपको आती ही होगी, मुझको भी आती है, मैंने बता दिया है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, यस। चलो, तो मेरा जो पहले 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिक्स हो गए बेटा। अब जो आखिरी पॉइंट है आज के लिए डिस्कस करने के लिए वो है फिक्स हाइब्रिडेशन रूल। जबरदस्त रूल है बेटा, फिक्स हाइब्रिडेशन रूल कॉमन सेंस वाला रूल है। ये मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा, ये आपको खुद को चला के आना चाहिए कि सर ये तो हम कर लेंगे। देखो, फिक्स हाइब्रिडेशन रूल कहता है कि मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है D1 या D2 या D3, थोड़ा सोचो आप कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 3D1, 4s में कुछ नहीं है, 4s 0, 4p 0 और 4d भी 0। ये 3d है, 4s है, 4p है, 4d है। अब बताओ कि कौन सा लिगेंड अंदर आ पाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो दुनिया के सारे अंदर ही तो आएंगे बेटा, क्योंकि डी जब खाली पड़ा है तो क्या स्ट्रॉन्ग क्या वीक? कुछ लोगों को ये लगता है कि वीक लिगेंड की आदत है बाहर रहना। नो, हर लिगेंड की पहली इच्छा होती है कि वो अंदर जाए। ईच एंड एवरी लिगेंड, be it strong ligand or be it weak ligand, every ligand will try to occupy the inner D space. But if the inner D space is not available, then the strong ligand can perform its activity. It can exercise its power to pair the D electrons and get the space vacated. लेकिन वीक लिगेंड में ये पावर नहीं होती है। वीक लिगेंड अंदर तब जाएगा बेटा जब जगह पहले से खाली हो। ये देखो बेटा, इतने सारे डी ऑर्बिटल। सब कुछ लोग जो है वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड को बोलते हैं अच्छा तो चारों को यूज कर लो, चारों डी को यूज कर लो। बेटा ये सिमेट्री के खिलाफ है। हमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है तो हमें बनाना है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में एग्जैक्टली 2 डी चाहिए, या तो दोनों डी बाहर के या दोनों डी अंदर के, ये चाहिए। प्रेफरेबल कौन है ये आप ये बता दो, अंदर के या बाहर के? जवाब है अंदर के। तो D1 कॉम्बिनेशन ऐसा है कि लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अंदर के 2 डी यूज करेगा, S और P3। तो हाइब्रिडेशन कौन सा लेने का बेटा? D2sp3। लेकिन अगर आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे D1/D2/D3 लिखा हुआ है, अब मैं D2 बताता हूं। अगर D2 होता तो क्या ऑर्बिटल खाली नहीं पड़े? 2 डी चाहिए ना बेटा, खाली पड़े ना, तो D2 में भी ये होगा और D3 में भी ये होगा। समस्या D4 से स्टार्ट होगी बेटा। D4, D5, D6, D7 ये समस्या वाले हैं। D8 वापस फिक्स। ये फिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? को फिक्स का मतलब है हमें पहले से ही आंसर मालूम है।
हमें लिगेंड को नहीं देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। अपनी आदत बना लो कि हम लिगेंड को बाद में देखेंगे। कसम खा लो आज कि हम लिगेंड को बाद में देखेंगे, पहले मेटल एंगल कॉम्पिटिशन देखेंगे। अगर मेटल एंगल कॉम्पिटिशन D1 D2 या D3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंसर फिक्स है। अब एक और बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन कॉम्पिटिशन है D8 D9 या D10। अब देखो बेटा कितनी जोरदार बात बता रहा हूं। D8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये D8 है, ठीक है बेटा। अब क्या बोला D8 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, आंसर फिक्स है sp3d2। मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ और ये खाली पड़ा है, 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा है और 4d भी खाली पड़ा है। अब मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करके कितने डी खाली करा पाएगा? तो एक ही करा पाएगा क्या? एक को यूज कर पाएगा? तो नहीं, उसको दो चाहिए। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था या तो दोनों अंदर के लेना है या दोनों बाहर के। ऐसे नहीं करना है ना कि एक तो बाहर का लेने एक अंदर का लेने, क्योंकि आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का नियम है कि अगर आपने अंदर का डी और बाहर का डी लिया तो बहुत एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा और हाइब्रिडेशन संभव नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू यूज एनी वन डी, इधर आउटर डी, बोथ डी शुड बी आउटर और बोथ डी शुड बी इनर। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो मुझको बताओ कि अगर D8 D9 D10 में से कोई भी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, डी कौन सा काम आएगा बेटा? बाहर का। कोई भी लिगेंड इसको परेशानी नहीं करेगा। यानी ऐसे कई सारे केस होते हैं जब लिगेंड पर कहानी बेस्ड नहीं होती है, क्योंकि हर किसी की आदत बनी हुई बेटा कि सबसे पहले जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं देखते हैं अच्छा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, फिर अपन देखते हैं वो पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा। इतनी सारी कहानी नहीं, सबसे पहले मेटल आयन को देखो, कॉन्फिगरेशन देखो उसका। अगर कॉन्फिगरेशन उसका 1 2 3 8 9 10 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंसर फिक्स है। फिक्स है आंसर। मैच होते हैं पहले से फिक्स कि भाई बॉल कैसी है अपने को तो आउट होना है, ठीक है ना। वैसे वैसे ही होता है, लिगेंड कैसे भी है अपने को तो ऐसा बनाना है, ये फिक्स होता है। तो इसका मतलब D1 D2 D3 और D8 D9 D10 वाले फिक्स हैं बेटा। बहुत अच्छे एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो फिक्स वाले हैं। आपको घर पे ट्राई करना है। अभी आप वीडियो को पॉज करना और इन सबको देखना। अब मैं बता रहा हूं इनके रिजल्ट्स। क्रोमियम की स्टेट यहाँ +3 है, क्रोमियम +3 D3 और D3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब D2sp3, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेगा। यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस +3 है मतलब D3 है, और अगर +3 में क्रोमियम D3 है तो D3 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज फिक्स, इट D2sp3 वंस अगेन। निकल यहाँ +2 में है और निकल +2 होता है D8 और D8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और D8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स होता है, आंसर है sp3d2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइटेनियम +3 है, पर टाइटेनियम +3 जो होता है वो D1 होता है और D1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा, D1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फिक्स होता है D2sp3। इन सब के आंसर सब को आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है इनका A B C और D का क्वेश्चन है वो है फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, राइट। हाइब्रिडेशन निकालना है सेंट्रल एटम का, और ये मैंने जो तरीके बताए उनसे आप करिए, जो कितने जल्दी निकल जाएंगे। अगर एग्जाम में 4 ऑप्शंस के फॉर्म में आ गए, मैं जानता हूँ बेटा बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन मान लो इतना सा आया, इनमें से कौन से में इनर डी है, इनमें कौन से में आउटर डी चाहिए, है ना, वगैरह, तो वो ऐसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड विल सी द ट्रांसफर रूल and then examples of transfer rule in the next lecture. Thank you.